आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वह पाश्चात्य कला के एक महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, जिनके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। वह है इटली देश के 16वीं शताब्दी के चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार के बारे में। हालांकि 15वीं शताब्दी के बारे में हमने आपको चर्चा किया है। वह वीडियो हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख सकते हैं। और इटली देश के 16वीं शताब्दी के चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार के बारे में हम गणना चल रहे हैं। इस वीडियो के बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे चित्रकार है, मूर्तिकार है और वास्तुकार है जिनकी कला की कृतियों में महत्वपूर्ण श्रेष्ठ गणना की जाती है। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें कि यह हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9936946224। यह हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पे हमको किसी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके बाद आप वीडियो को पूरा देखें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और एक करके देखें तो आपको पूरी की पूरी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। हालांकि यह जो हम आपको आज का जो टॉपिक है चरम पुनरुत्थान काल के बारे में, इस पे हम आपको विशेष तरीके से बात करेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई वीडियो आप पूरा देखें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इटली देश के 16वीं शताब्दी के चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार के बारे में। आप ये जानते हैं कि हम ये चर्चा करने चल रहे हैं 16वीं शताब्दी में। इटली देश की 16वीं शताब्दी के, जिसको आप चरम पुनरुत्थान काल के नाम से जानते हैं। चरम पुनरुत्थान यानी कि उच्च पुनर्जागरण काल जिसको आप कहते हैं, इसी को चरम पुनरुत्थान काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इटली देश में दो प्रमुख नगर थे। 16वीं शताब्दी के बारे में दो प्रमुख नगर थे जिसके बारे में हमने आपको चर्चा किया था। इटली देश के में दो प्रमुख नगर में, इसमें आपको फ्लोरेंस आता है, फ्लोरेंस के चित्रकार रहेंगे। और एक आपका वेनिस का चित्रकार रहेंगे। वेनिस के चित्रकार और फ्लोरेंस नगर के चित्रकार। यह नगर है, ध्यान रखना है, यह इटली का क्या है, नगर है। इस नगर के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे नगर थे जहां पे चित्रकारों की सर्वश्रेष्ठ गणना की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम फ्लोरेंस नगर के बारे में बात करेंगे, 16वीं शताब्दी के फ्लोरेंस नगर के बारे में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत आता है तो चित्रकार और मूर्तिकार और वास्तुकार। अब इसी में हम आपको बताते भी चलेंगे कि कौन से चित्रकार रहा, चित्रकार कौन कौन से रहे, मूर्तिकार कौन कौन से रहे और वास्तुकार कौन कौन से रहे। वास्तुकार, ठीक है, मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार के बारे में हम इन्हीं पे जिक्र करेंगे, एक ही साथ पे जिक्र करेंगे। हालांकि अगर आपको हम अलग अलग करके बताएंगे तो आपको भ्रम में हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बात को यहीं पे आपको चर्चा करते चलेंगे कि यह मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे और वास्तुकार भी थे। इनके बारे में हम आपको पूरी तरीके से डिटेल में चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरेंस नगर की, यानी कि कौन से, फ्लोरेंस नगर में। फ्लोरेंस नगर में कौन कौन से चित्रकार रहे और कौन कौन से चित्रकार किस कलाकार को किस नाम से जाना जाता था, कौन सी उनकी कलाकृतियां प्रसिद्ध रही, यह बारे में हम आपको जिक्र इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इटली देश के फ्लोरेंस नगर के कलाकारों के बारे में। कलाकारों के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था, जिनमें से आपको लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो बुनारेट्टी और रैफेल सांजियो। माइकल एंजिलो, बुनारेट्टी, रैफेल सांजियो, लियोनार्डो दा विंची, ये तीन कलाकार इटली के फ्लोरेंस नगर के महत्वपूर्ण 16वीं शताब्दी के चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस नगर, इटली के फ्लोरेंस नगर, ठीक है, इटली के फ्लोरेंस नगर के 16वीं शताब्दी के चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार के बारे में हम गणना आपके सामने करने चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण गणना जो आती है वह आती है आपके लियोनार्डो द विंची। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, इस
कलाकार के नाम से आप वाकई में परिचित होंगे। दुनिया का कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची के बारे में कि दुनिया में बहुत सारे विद्वानों ने जन्म लिया। इटली के साथ साथ आपके यूनान देश में भी आपको बहुत सारे दार्शनिक हुए, और इसके साथ साथ वैज्ञानिक हुए। बहुत सारी चीज़ों ने अपनी एक ही विविध आयाम के प्रयोगों में अपना योगदान दिया, लेकिन लियोनार्डो दा विंची जैसा विद्वान, प्रकांड विद्वान आज तक नहीं हुआ जिसके ने चित्रकार के साथ साथ कई मूर्तिकार, वास्तुकार, लेखक, कवि, डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, यानी कि कई प्रकार का यह इस व्यक्ति के में एक गुण दिखाई देता है। आप कह सकते हैं कि लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा व्यक्ति है प्रतिभाशाली, यानी उच्च पुनर्जागरण कालीन का महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति। यही सबसे किसकी गणना की जाती है? लियोनार्डो दा विंची का। उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में इसकी लियोनार्डो दा विंची की महत्वपूर्ण गणना की जाती है। यानी यह एकता में विविधता, यानी आप कह सकते हैं कि एकता में विविधता, यानी बहुमुखी प्रतिभा का धनी, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। यही कारण है कि इसको आगे चल करके किस नाम से जाना जाता है? युग का आश्चर्य। युग का आश्चर्य, आप वंडर ऑफ द एज, वंडर ऑफ द एज, ठीक है, वंडर ऑफ द एज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह, हालांकि कई बार पूछा भी गया है कि ऐसा इनमें से कौन सा कलाकार है जिसको वंडर ऑफ द एज के नाम से जाना जाता है? वंडर ऑफ द एज, युग का आश्चर्य। युग का आश्चर्य लियोनार्डो दा विंची को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों हाथ से लिखता है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो साइंटिस्ट भी है, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो लेखक भी है, यह ऐसा व्यक्ति है जो डॉक्टर भी है, एक ऐसा व्यक्ति है जो इंजीनियर भी है, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो साइंटिस्ट बहुत सारी चीज़ों की खोज भी करता है। इसके साथ साथ एक हम आपको और बता दें कि उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में मात्र एक ऐसा कलाकार है लियोनार्डो दा विंची जो कि अपने घर में मृत शरीर को रख करके उसके चीर फाड़ करके उसका भी अध्ययन करता है। रक्त परिसंचरण की खोज यानी इसी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ही किया गया था। यह भी चित्रों के माध्यम से चित्र उसका स्केच करके यह सौंपता है। इसके बाद यानी आप कह सकते हैं कि उच्च पुनर्जागरण कलाकारों में लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने घर पे मृत शरीर को रख करके उसका अध्ययन करता है। यह भी सबसे बड़ी बात आती है। हालांकि हम एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे आपके सामने चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया कि लियोनार्डो दा विंची के बारे में अगर हम बात करें तो लियोनार्डो दा विंची बहुमुखी प्रतिभा का धनी होने के साथ साथ इसको युग का आश्चर्य यानी वंडर ऑफ द एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इसकी थोड़ी सी बात पे चर्चा कर लेते हैं लियोनार्डो दा विंची का जन्म, लियोनार्डो दा विंची के बारे में। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची के जन्म और लियोनार्डो दा विंची के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यह पता है कि लियोनार्डो दा विंची इसका जन्म आपको कब मिलता है? जन्म के बारे में बात करें तो 1452 ईस्वी, 1452 ईस्वी में इसका जन्म होता है और इसकी मृत्यु 1519 ईस्वी में होती है। मृत्यु कब होती है? 1519 ईस्वी में। यह ध्यान रखें कि यह जन्म और यह मृत्यु महत्वपूर्ण कलाकार होने के नाते यह बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, यानी टीजीटी में और पीजीटी में यह बार बार पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे। कौन? कि इसका जन्म कब हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई। अब बात आती है कि यह आपके इसका जहां पे जन्म हुआ यह
आपका जन्म होता है फ्लोरेंस के एक विंची नामक स्थान है, विंची, ध्यान रखना है, विंची नामक स्थान पर इसका जन्म होता है। और यही टाइटल आगे चल करके लियोनार्डो दा विंची लगाता है। ठीक है, यह जगह का नाम है, स्थान का नाम है, यह विंची जो है यह जगह का नाम है जहां पे लियोनार्डो दा विंची का जन्म होता है। अब बात आती है कि इसके यह एक अवैध अवैध का पुत्र था, जो कि एक वकील थे, एक वकील के अवैध का लड़का था। और यह प्रकांड विद्वान था, कहा जाता है कि यह इतना बड़ा विद्वान था जिसके आगे चल करके दुनिया में बहुत सारी चीजों का निर्माण इसने किया, अपनी कला के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से। ठीक है, अवैध पुत्र एक वकील का लड़का था। ठीक है, अब बात आती है कि इसके गुरु का, इसके जो गुरु हुआ करते थे, हमने आपको कब बताया था, अगले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 15वीं शताब्दी के एक कलाकार हैं जिनका नाम है वेरेचियो। ठीक है, वेरेचियो का क्या है, यह शिष्य है, यानी इसके लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन है, वेरेचियो। यह कई बार पूछा भी गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि लियोनार्डो दा विंची के गुरु का क्या नाम है। लियोनार्डो दा विंची के गुरु का नाम वेरेचियो था। ठीक है, यानी कि आप यह ध्यान रखें कि लियोनार्डो दा विंची के गुरु का नाम वेरेचियो है। अब दूसरी बात आती है कि यह चित्रकार के साथ साथ सब कुछ था, हमने आपके इसके बारे में भी जिक्र किया। इसके साथ साथ यह एक धीमी गति के साथ चित्रण का कार्य करता था। लेकिन यही कारण है कि उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में सबसे कम पूरे चित्र इसी के दिखाई देते हैं। यानी लियोनार्डो दा विंची ने अपने कई चित्रों को अधूरा छोड़ करके चले गए। लियोनार्डो दा विंची अपने कई चित्रों को अधूरा छोड़ के चले गए, जिसके अब इनके चित्रण की जो विधि थी वह बहुत ही धीमी थी। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे आपसे बात करेंगे। यह रहा मेन जो हमने आपको चर्चा किया है। हम इसी के आगे अगले पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं आपसे, आप ध्यान से देखते रहिएगा। और जो चीजें देखिए, सभी चीजों को हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुने। हालांकि यह वीडियो हमने आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए बनाया है, ताकि आप उसको बार बार सुने तो आपको वह याद हो जाए। अब हम बात करने चल रहे हैं लियोनार्डो दा विंची के एक ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि इसने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा रेखा चित्र बनाया था। ध्यान रखना है, किसका, सबसे ज्यादा रेखा चित्रों का निर्माण किया, सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा। अभी हम मेन बात बता रहे हैं आपको, सबसे ज्यादा इसने रेखा चित्रों का निर्माण किया। और यह धर्म में कभी विश्वास नहीं रखते थे, धार्मिक पक्षपात से दूर रहा करते, समाज में इनको सम्मानजनक स्थान मिलता है। और धर्म का यह बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि इन्होंने धार्मिक चित्रांकन भी किया है, और धार्मिक चित्रांकन में सबसे ज्यादा इन्होंने ईसाई धर्म का चित्रांकन किया है, यह भी आपको पता है। और दूसरी बात आती है कि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ही शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज, शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की जाती है इन्हीं के द्वारा। हमने आपको बताया कि उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में अपने घर पर मृत शवों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति यही लियोनार्डो दा विंची है। ठीक है, यानी कि मृत शरीर का अध्ययन करने वाला। अभी हम आपको अगले पॉइंट पे बताएंगे, वह भी जैसे कि जो अपने घर में लाशों का चित्रांकन करता था, उसका जिक्र हम आपको अगले टॉपिक पे करेंगे। वह कहाँ का कलाकार है, किस वाद का कलाकार है, उसके बारे में हम आपको अलग जिक्र करेंगे। यानी कि शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज लियोनार्डो दा विंची के द्वारा की जाती है। और इसके साथ साथ इसने सहस्त्र गाड़ी के आविष्कार किए, सहस्त्र गाड़ी के आविष्कार का खोज की, यानी आविष्कार करता है।
पनडुब्बी, पनडुब्बी का आविष्कार करता है, पनडुब्बी का स्केच तैयार करता है। वायुयान, वायुयान, वायुयानों का वाहनों का प्रयोग मतलब कि यह खोज करता है, चित्र बनाता है। और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का भी यह चित्रांकन करता है, जिसकी इत्यादि कल्पना से के माध्यम से आगे चल करके इसको रियल किया गया। सबसे पहले इस व्यक्ति ने, लियोनार्डो दा विंची ने इन सारी चीजों का एक कल्पना बेस चित्र तैयार किया, जो कि आगे चल करके खोज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण बात साबित हुई। ठीक है, अब हम आपको अगले पॉइंट पे लेके चलेंगे। अगला जो पॉइंट है कि इसने तैल माध्यम में जो चित्रांकन किया और तैल माध्यम के द्वारा भित्ति चित्रण में नए नए प्रयोग किए। तैल माध्यम में भित्ति चित्रांकन के साथ साथ नए नए प्रयोग किए, जिनमें से जो माध्यम का प्रयोग किया वह बादाम तेल का प्रयोग किया। एल कलर के अंतर्गत इसने जो प्रयोग किया, किसका? बादाम, बादाम तेल का प्रयोग किया है। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। यहाँ पे लिंसीडेट अवतारपिंड अलसी का तेल का प्रयोग नहीं, यहाँ पे आपको बादाम तेल का प्रयोग करता है। और इसके साथ साथ कहा जाता है यह फ्लोरेंस की एक सैनिक इंजीनियर के रूप में भी काम करता है। यानी हमने आपसे बताया कि यह सैनिक भी काम रहता है, और यह फ्लोरेंस नगर के एक सैनिक भी रहता है, इंजीनियर भी रहता है, कवि भी रहता है, लेखक भी रहता है, चित्रकार भी रहता है, वास्तुकार भी रहता है। यानी कि लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की प्रतिभा विद्यमान रहती है। और इसके साथ साथ यह दोनों हाथ से लिखता था। यह भी आपको देखने को मिलेगा कि यह दोनों हाथ से लिखता था। ठीक है, इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक मिलती है, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लियोनार्डो दा विंची के बारे में जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है पैरेगन। ध्यान रखना है, इस पुस्तक का नाम है पैरेगन। हम लिख देते हैं आपके सामने, आप इसको ध्यान से देखेंगे। इस पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है पैरेगन, पैरेगन। ठीक है, पैरेगन यह पुस्तक है। यह लियोनार्डो दा विंची की एक प्रसिद्ध पुस्तक मिलती है जिसको पैरेगन के नाम से जानते हैं। हालांकि अब हम थोड़ी सी बात करेंगे लियोनार्डो दा विंची के मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला के इतनी जानकारी तो हमने आम तरीके से आपको बताई, जो कि एक महत्वपूर्ण बातें आपके ऊपर साबित हो सकती हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मूर्तिकला के बारे में। तो मूर्तिकला के अंतर्गत अगर हम जिक्र करें तो मूर्तिकला के अंतर्गत इसने अश्वारूढ़ नामक एक मूर्ति बनाई थी। अश्वारूढ़ नामक एक मूर्ति का निर्माण किया था। हालांकि इसने बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन आपका जो सबसे ज्यादा फेमस है वह अश्वारूढ़ के नाम से जानी जाती है। आप इसको जरूर याद रखेंगे। अब हम आपको बात करेंगे इसकी कलाकृतियों के बारे में कि लियोनार्डो दा विंची ने कौन कौन सी कलाकृतियों का निर्माण किया था और कौन कौन से कलाकृति इसके बारे में जानी जाती हैं, इसके बारे में ध्यान से आपको ध्यान रखना है कि अब सारी बातों का जिक्र हम आपको इसमें नहीं कर सकते। आप उसको ध्यान से पढ़ें, जो बातें आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप कृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कृतियां, लियोनार्डो दा विंची की कृतियां कौन कौन सी थी? यह सबसे बड़ी बात आती है कि श्वेत रोम युक्त कोट वाली महिला, पहली जो कृति आती है श्वेत रोम युक्त कोट वाली महिला। ठीक है, और यह जो चित्र है यह एक ड्यूक की पत्नी का चित्र है। यह मिलान में बनाया था। कहाँ बनाया था? मिलान में, यानी कि रोम के अंतर्गत यह मिलान में बनाया था। ड्यूक की पत्नी का चित्र है। ड्यूक के पत्नी का चित्र है, पत्नी का चित्र है, और यह आपको मिलान में बनाया था। कहाँ पे? मिलान में, मिलान में बनाया है। किसने? यह लियोनार्डो दा विंची ने। अब दूसरी बात आती है कि इसने दूसरा जो चित्र बनाया था सैलखंडों की राजकुमारी, सैलखंडों की
राजकुमारी, राजकुमारी बनाया था। यह काफी फेमस चित्र है, यह कई बार टीईटी में, पीजीटी में पूछा भी गया है। ठीक है, शैलखंडों की राजकुमारी किसका चित्र है? अब इसको किस नाम से जानते हैं, हम आप बता देते हैं, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन ऑफ द रॉक्स इस नाम से भी जाना जाता है। किसको? शैलखंडों की राजकुमारी। यह इस नाम से लियोनार्डो दा विंची ने 2 चित्र का निर्माण किया था। एक आपका चित्र है कहाँ पे? एक चित्र है आपका नेशनल गैलरी लंदन में है, नेशनल गैलरी, गैलरी लंदन में। ठीक है, नेशनल गैलरी लंदन में है। और जो दूसरा चित्र है आपका यह पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में। ये 2 चित्रों, इस नाम से इन्होंने 2 चित्र का निर्माण किया है और यह काफी महत्वपूर्ण है। शैलखंडों की राजकुमारी, जिसको आप वर्जिन ऑफ द रॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, लीडा और हंस। तीसरा जो चित्र है, तीसरा चित्र लीडा और हंस के नाम से जाना जाता है। लीडा और हंस के नाम से भी लियोनार्डो दा विंची ने 2 चित्र का निर्माण किया था और जिनमें से आप यह लीडा और हंस क्या है इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लीडा और हंस का इसने निर्माण, इस कलाकृति का ही क्यों निर्माण किया, और इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं क्यों निर्माण किया। अगली जो तीसरी पॉइंट पे बात आती है लीडा, लीडा और हंस के बारे में। लीडा और हंस के बारे में, इस कला उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में सभी ऐसे विद्वान हैं, जो सभी ऐसे चित्रकार हैं जो लीडा और हंस के नाम से चित्रण का कार्य करते हैं। हालांकि यह आपका कैनवास पे बनाया गया चित्र है, यह भी आपको ध्यान रखना है, कैनवास पे बनाया गया चित्र है। और यह लीडा और हंस के नाम से इन्होंने 2 चित्र का निर्माण किया था। कितने? 2 चित्र का निर्माण किया है लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, अब बात आती है लीडा और हंस। हमने आपको बताया था कि लीडा और हंस का निर्माण इन्होंने, या आप इसको लीडा कुमारी, लीडा और हंस का नाम से भी जानते हैं। आगे आप लिख लीजिएगा कुमारी। ठीक है, कुमारी, लीडा और हंस तीसरा पॉइंट पे आता है। या फिर आप देखिए, ध्यान यह रखें कि यह लीडा और हंस के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी किताब में आपको कुमारी का भी जिक्र मिलता है, तो आप कुमारी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हालांकि आप ऐसे ही जानते रहे कि लीडा और हंस के, आपको यह भ्रम न रहे कि नहीं कुमारी अलग है, लीडा और हंस अलग है, तो नहीं, एक ही बात है, एक ही चित्र है। अब यह ध्यान रखना कि इस चित्र का निर्माण 2 तरीके से, 2 बेस पे किया है। 2 चित्रों के इसी नाम से 2 चित्र बनाए हैं लियोनार्डो दा विंची ने, लीडा और हंस के नाम से। अब बात आती है यूनान की कला से प्रभावित है। हमने आपसे पहले भी बताया था कि पुनर्जागरण कालीन के कलाकारों ने शास्त्रीय कला से ज्यादातर प्रभावित थे और यूनान की कला को शास्त्रीय कला ही भी कहा जाता है। यह तो आपको अच्छी तरह से पता है और आप जानते भी हैं कि यूनान की कला को शास्त्रीय कला के नाम से जाना जाता है। हालांकि शास्त्रीय कला के नाम से क्यों जाना जाता है यूनान की कला के, इसके बारे में हमने आपको यूनान की कला पे वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखें। हालांकि देखिए, यूनान की कला के बारे में कहा जाता है कि यूनान में जो होमर का महाकाव्य है, एलियड और ओडिसी के, यह उसी पे आधारित चित्र है, उसी महाकाव्य पे आधारित चित्र है, जिसको आप लीडा और हंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम आपसे बात करने चल रहे हैं, अगला जो पॉइंट आता है कि ईसा का अंतिम भोज। ईसा का अंतिम भोज के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ईसा के अंतिम भोज की जो चित्र है, यह भी आपका काफी महत्वपूर्ण चित्रों में गिना जाता है। यानी चौथा पॉइंट जो चित्र है, ईसा का अंतिम भोज, ईसा का अंतिम भोज। ठीक है, ईसा का अंतिम भोज, यह चित्र भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। इसको द लास्ट सपर के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह कई बार पूछा भी गया है, द लास्ट सपर, द लास्ट सपर, ईसा का अंतिम भोज। यह मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में भित्ति चित्रण तैल मात पद्धति से बनाया गया है और यह प्लास्टर पर प्रारंभ किया गया था। यह ध्यान रखना है आपको, यह कई बार पूछा भी गया है कि यह क्या है, भित्ति चित्रण है। ध्यान रखना है कि यह क्या है, भित्ति चित्रण है, भित्ति चित्रण है।
और यह कहाँ है? मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में। कहाँ ये चित्रण किया गया है? मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में, उपासना गृह में, ठीक है, उपासना गृह में। यह आपको तैल माध्यम से बनाया गया है, यानी ऑयल कलर से, ऑयल कलर से, ठीक है, ऑयल कलर से इस पेंटिंग का निर्माण किया गया है। और यह युग का एक ऐसा चित्र था जिसमें ईसा के शिष्यों को मुखाकृतियों को वैज्ञानिक तरीके से तनावपूर्ण स्थिति में प्रभावशाली चित्रण किया गया है। यही बार बार पूछा जाता है, कारण यही है कि यह टीजीटी और पीजीटी में यही पूछा जाता है कि ईसा का अंतिम भोज या द लास्ट सपर किसका चित्र है। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। और इसलिए पूछा जाता है कि यह उच्च पुनर्जागरण कालीन का लियोनार्डो, यानी कि चरमोत्कर्ष काल का उच्च पुनरुत्थान काल का एक ऐसा चित्र है जिनमें लियोनार्डो दा विंची ने ईसा के शिष्यों की मुख की आकृतियां को मनोवैज्ञानिक तरीके से, ध्यान है, बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए, लेकिन ज्यादातर मनोवैज्ञानिक चित्रों का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें आपको मनोवैज्ञानिकता चित्रण, मनोवैज्ञानिक चित्रण और उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति का जिक्र यहाँ पे आपको मिलेगा। मनोवैज्ञानिक और तनावपूर्ण स्थिति का प्रभावशाली चित्रण आपको ईसा का अंतिम भोज नामक चित्र में किया गया है। यानी कि आप ये जानते हैं कि लास्ट सपर एक लियोनार्डो दा विंची की ऐसी पेंटिंग है जो कि आपको मनोवैज्ञानिक और तनावपूर्ण स्थिति के प्रभावशाली का जिक्र इस पेंटिंग में किया गया है। यह पेंटिंग हमने आपको बताया कि मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में है। यह भित्ति चित्रण है, यानी कि वॉल पेंटिंग है। इसके साथ साथ यह ऑयल कलर से इसमें इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब आपको हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे। अगला पॉइंट तो आपको अच्छी तरीके से पता है, जिसको आप मोनालिसा के नाम से जानते हैं। मोनालिसा पेंटिंग, मोनालिसा की पेंटिंग की तो आप छोटा सा बच्चा भी आपको बता देगा कि मोनालिसा पेंटिंग किसकी है। मोनालिसा पेंटिंग कहाँ बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत तरीके से चर्चा कर देते हैं। बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग किसकी है, बहुत ही आम तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो मोनालिसा पेंटिंग, ध्यान रखना, अगला जो पॉइंट आता है मोनालिसा, मोनालिसा पेंटिंग, मोनालिसा के बारे में पेंटिंग, ठीक है। मोनालिसा के बारे में तो आप वाकई भी होंगे कि मोनालिसा पेंटिंग का निर्माण 1500 से 1504 ईस्वी के बीच किया गया है। यह कई बार पूछा जाता है। 1500 से 1504 ईस्वी के मध्य किया गया है, यानी 4 साल में। आपको किताबों में कई कई जगह पे कई कई चीजें मिलेंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको 1500 से 1504 ईस्वी के मध्य पेंटिंग का निर्माण किया गया है। आपको यह ध्यान रखना है कि यह फ्लोरेंस के एक सैनिक अधिकारी का आवाज है। आवाज का मतलब कि व्यक्ति चित्रण है, व्यक्ति सभी चित्रण, जिसको आप मुगल काल में सभी के नाम से जानते थे, व्यक्ति चित्र है। और यह फ्लोरेंस के एक अधिकारी की पत्नी का चित्र है। फ्लोरेंस के एक अधिकारी, फ्लोरेंस के एक अधिकारी के पत्नी का चित्र है, पत्नी का आवाज चित्र है, यानी कि व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र है, यानी सभी चित्र है, ठीक है। अब हम आपको थोड़ी सी बात बता देते हैं। आप ये जानते हैं कि इस अधिकारी का नाम जो है उसको आप फ्रांसिस्को देल रिकाना के नाम से जानते हैं। फ्रांसिस्को देल रिकाना, यह फ्रांसिस्को देल रिकाना की पत्नी थी, जिसको आप लीजा के नाम से जानते हैं, कि पत्नी थी लीजा, ध्यान रखना है लीजा। और इसी लीजा
यह काफी सुंदर थी और इसी लीजा का यह व्यक्ति चित्र बनाया गया है, यानी पोर्ट्रेट बनाया गया है। और यह आप ये जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची एक सैनिक अधिकारी भी रहे, सैनिक सैनिक के रूप में भी काम करते हैं। इनके दोस्त आपको फ्रांचेस्को देल जिकांदा हुआ करते थे, इन्हीं का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया था, जिसको आगे चल करके मोनालिसा नाम पेंटिंग से जाना गया। यानी कि यह एक व्यक्ति चित्र है, लीजा का व्यक्ति चित्र बनाया गया है मोनालिसा नामक पेंटिंग के आधार पे। अब बात आती है कि इस पेंटिंग में बादामी तेल का प्रयोग किया गया है। किसका? बादामी तेल का। बादामी तेल का प्रयोग किया गया है और यह पेंटिंग आपको ऑयल कलर से बनाई गई है, ऑयल कलर से। ठीक है, इस पेंटिंग का निर्माण आपको ऑयल कलर से किया गया है और यह पेंटिंग अपने रहस्यमयी मुस्कान के लिए विश्व विख्यात है। यानी हमने आपसे चर्चा किया किसके लिए? रहस्यमयी मुस्कान के लिए। एक मिनट, रहस्यमयी मुस्कान के लिए यह पेंटिंग जो है मोनालिसा अपने किसके लिए जानी जाती है? रहस्यमयी मुस्कान के लिए। यह पेंटिंग अपने रहस्यमयी मुस्कान के लिए बनाया गया है। अब यह ध्यान रखना है कि यह पेरिस के लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। काफी प्रश्न पूछे जाते हैं इस पेंटिंग से, इसलिए हम आपको डिटेल बता रहे हैं कि यह पेंटिंग पेरिस के लुव्र संग्रहालय में, पेरिस के लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, यानी कहाँ रखी गई है? पेरिस के लुव्र संग्रहालय में रखी गई है। और इस पेंटिंग में आयरिस तथा कुमुदनी के फूल जो आपका प्राकृतिक दृश्य अंकित है। ध्यान रखना है कि क्या अंकित है? प्राकृतिक दृश्य, पृष्ठभूमि। इस पेंटिंग की जो पृष्ठभूमि है वह आपको प्राकृतिक दृश्य पे अंकित किया गया है, यानी इसका जो बैकग्राउंड बनाया गया है, मोनालिसा पेंटिंग का जो बैकग्राउंड है वह प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, प्राकृतिक दृश्य अंकित किया गया है। इस प्राकृतिक दृश्य में यानी पीछे का बैकग्राउंड, जो चित्र के साथ जो पीछे का बैकग्राउंड है उसमें आपको कुमुदनी के फूल यानी कि कुमुदनी के फूल का चित्र है। इसके साथ साथ आयरिस का चित्र है, आयरिस का फूल का जिक्र किया गया है। और यह आपका संध्या का समय यानी कि संध्या, हमने आप इसको डिटेल करें, संध्या के समय का चित्रण दिखाई देता है। और यहाँ पे आपको क्रीड़ाशील फव्वारे भी दर्शाए गए हैं, क्रीड़ाशील फव्वारे का भी यहाँ पे आपको चित्रांकन दिखाई देता है। इस पेंटिंग के कई सौ पोस्ट कार्ड और प्रतिलिपियां भी आपको देखने को मिलती हैं। किस पेंटिंग की? मोनालिसा एक ऐसी पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की। मोनालिसा, ध्यान रखेंगे, मोनालिसा के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मोनालिसा की जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग के ऊपर कई सौ पोस्ट कार्ड यानी पोस्ट कार्ड भी बनाए गए, पोस्ट कार्ड भी, और इसकी कई सौ प्रतिलिपियां भी इसको आपको देखने को मिली। प्रतिलिपियां तो आप जानते ही होंगे, प्रतिलिपियां किसे कहते हैं? पोस्ट कार्ड और प्रतिलिपियां भी आपको देखने को मिली। मोनालिसा में सबसे बड़ी बात आती है कि रहस्यमय मुस्कान और उलझन भरी में डालने वाली निगाहें को कारण ही अपने मनोभाव को दर्शक को निश्चित रूप से सब कुछ कह पाना संभव नहीं है। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसमें आपको एक उलझन भरी निगाहों से आपको दिखाया जाता है, आप कहीं भी देख सकते हैं उसको। अब दूसरी बात यह आती है, जो सबसे बड़ा उलझाव का प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं लोगों के द्वारा कि मोनालिसा पेंटिंग 3D है या 2D है। आप ये जानते हैं कि मोनालिसा पेंटिंग 3D है या 2D है? आपको यह पता है कि मोनालिसा पेंटिंग कैनवास पे निर्मित की गई है, हालांकि यह किसी का व्यक्ति चित्र बनाया गया है और यह कैनवास पे निर्मित की गई है। और इसके साथ साथ यह इसमें आपको जो आयाम है, मोनालिसा पेंटिंग का जो आयाम, जिस पे हम आयाम के बारे में चर्चा करें, आयाम में तो इसलिए आपका लंबाई है और चौड़ाई है, यानी कि 2D पेंटिंग है।
2D। अब ये आप कहेंगे कि इसमें 2D है तो आप ये दर्शाया किस तरीके से गया है? इस पेंटिंग में आपको 2D है, यह मोनालिसा पेंटिंग 2D है, लेकिन इसमें 3D प्रभाव दर्शाया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है, 3D प्रभाव प्रभाव दिखाया गया है, ठीक है। यह 3D प्रभाव आपको दिखाया गया है मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। मोनालिसा पेंटिंग में 3D प्रभाव उत्पन्न किया गया है, लेकिन यह 2D पेंटिंग है। आप यह ध्यान रखें, 3D प्रभाव किसी भी 2D में यानी किसी भी चित्र में आप छाया और प्रकाश के माध्यम से उसका 3D प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और उसमें दिखा सकते हैं। ऐसी भी बात नहीं कि नहीं दिखा, आप उसको छाया और प्रकाश प्रत्यक्ष के माध्यम से उसको आप वर्णन कर सकते हैं। लेकिन यह जो मोनालिसा की पेंटिंग है वह 2D है, उसमें लंबाई और चौड़ाई का ही जिक्र किया गया है, ठीक। इतनी सारी बातें रही, हमने आपको जिक्र किया किसमें, यह हमने आपको जिक्र किया लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। अब हम आपको अगले कृति के बारे में बता देते हैं। अगली जो कृति है लियोनार्डो दा विंची की, उसके बारे में। हालांकि ध्यान रखें कि अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे आपको नए नए वीडियो इसी तरीके से हम आपके सामने वीडियो बनाते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमको कॉन्टेक्ट नंबर पे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उसको हम उत्तर देने की पूरा प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं अगली कृति के बारे में, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची की अगली कृति यानी अगला जो पेंटिंग था उसको किस नाम से जाना जाता है? वर्जिल एंड चाइल्ड। ध्यान रखना है, वर्जिल एंड चाइल्ड, ठीक है। वर्जिल एंड चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। ईसा की वंदना, ईसा की वंदना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बैटल ऑफ अंधियारी, बैटल ऑफ अंधियारी, इसी को बैटल का युद्ध कहते हैं। ध्यान रखना है, बैटल का युद्ध। ध्यान रखें कि बैटल का युद्ध, इस बैटल ऑफ अंधियारी को बैटल का युद्ध भी कहा जाता है। अब आती है मैडोना एंड चाइल्ड विथ सेंट एन। मैडोना एंड चाइल्ड, मैडोना एंड चाइल्ड विथ सेंट एन, ठीक है। मैडोना एंड चाइल्ड विथ सेंट एन, संत एन के साथ मरियम व शिशु ईसा, इसी को संत एन के साथ मरियम व शिशु ईसा, ठीक है, इसी चित्र के नाम से जाना जाता है। अब याद रहा है एक बात, सबसे जो प्रसिद्ध चित्र रहा है लियोनार्डो दा विंची का, और पेन और स्याही के माध्यम से बनाया गया विट्रूवियन मैन। अगला जो चित्र है पेन और स्याही से इन्होंने निर्मित किया है, पेन और स्याही से जो अगला जो चित्र है आपका वह है विट्रूवियन मैन। यह काफी फेमस चित्र है विट्रूवियन मैन। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कई प्रकार का हमने सनटावर मुंडी, अगला जो चित्र है सनटावर मुंडी, यह भी इनका काफी फेमस चित्र रहा है। इस तरीके से यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची ने इतने चित्रों का चित्र निर्मित किया। और अब तक का ध्यान रखें कि सबसे महत्वपूर्ण चित्र लियोनार्डो दा विंची ने अपने अद्वितीय चित्रों में अंतिम भोज और मोनालिसा की जिंदगी भर अगर इनकी कलाकृतियों की अगर प्रशंसा की जाए तब पर भी कर रहेगा, क्योंकि अंतिम भोज हमने आपको लियोनार्डो दा विंची के दो महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में बताया, जिनमें से आपको द लास्ट सफर और मोनालिसा,
द लास्ट सफर में हमने आपसे जिक्र किया कि यह भित्ति चित्रांकन है और यह आपको मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में इसका निर्माण किया गया। उसी तरीके से हमने आपको मोनालिसा के बारे में जिक्र करके बताया कि मोनालिसा एक फ्रांचेस्को देल जेकांदा की पत्नी का आवाच्य चित्र है, जिसको आप पोर्ट्रेट के नाम से जानते हैं। यह एक फ्रांसिस्को देल जेकांदा एक सैनिक अधिकारी के रूप में काम करते थे। उन्हीं का पत्नी का यह चित्र बनाया गया है, जो कि अपने रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानी जाती है पेंटिंग। ठीक है, तो इतने बारे में इसके बारे में हमने आपके सामने चर्चा किया और अब हम आपको अगले विद्वान के ऊपर चर्चा करेंगे, अगले कलाकार के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनका नाम है माइकल एंजिलो बोनारेट्टी, यानी जिसको आप माइकल एंजिलो के नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम है माइकल एंजिलो बोनारेट्टी। ठीक है, आज हम उस माइकल एंजिलो बोनारेट्टी के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे हमने आपको 3 उच्च पुनर्जागरण कलाकारों के बारे में यहीं पे चर्चा कर देंगे। इसी वीडियो में आप पूरा देखें, वीडियो को आप पूरा देखें, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। एक एक पॉइंट करके हम आपको बताएंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं। अगर लिखने में अगर आपको कोई सुविधा अगर नहीं समझ में आती है बातें, तो आप हमको जरूर फ़ोन करें। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन आप इसको जरूर देखें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यह कहना आप ना भूलें। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक के अंतर्गत हम आपसे बात करने चल रहे हैं। अगले जो टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे आपका, वह है माइकल एंजिलो बोनारेट्टी। ठीक है, माइकल एंजिलो बोनारेट्टी के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। उच्च पुनर्जागरण का काल का दूसरा प्रसिद्ध कलाकार 16वीं शताब्दी का, यदि ध्यान रखना है, अभी हम आपके इटली के फ्लोरेंस नगर के 16वीं शताब्दी के चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर के जो कलाकार आते हैं वह है माइकल एंजिलो बोनारेट्टी। ठीक है, माइकल एंजिलो बोनारेट्टी। अब थोड़ी सी हम बात कर दें माइकल एंजिलो बोनारेट्टी। अब ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म है वह 1475 से लेकर के 1564 ईस्वी तक माना जाता है, यानी यह इनका जन्म है और यह इनका मृत्यु है। ठीक है, ये चीजें जन्म और मृत्यु के बारे में हमने तो आपको चर्चा कर दिया। कहा जाता है कि माइकल एंजिलो, हम बात कर रहे हैं माइकल एंजिलो के बारे में। माइकल एंजिलो यह मुख्यतः आपको मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। मूर्तिकार, हालांकि मूर्तिकार थे और यह चित्रकार भी थे और कवि भी थे, यानी कि यह भी एक महत्वपूर्ण प्रतिभा के धनी थे। इनके बारे में भी हम आपको बात करेंगे। हालांकि यह लियोनार्डो दा विंची से कम ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन यह मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं, इनके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि लियोनार्डो, माइकल एंजिलो की बात आती है तो माइकल एंजिलो ने सबसे बड़ी बात आई है कि माइकल एंजिलो ने अपने पूरे जीवन काल में, यह भी कहा जाता है कि इन्होंने मूर्तियां सिस्टाइन चैपल की छत पे जो चित्रों का निर्माण लिखा था, उन्होंने जो चित्रों का निर्माण किया था, तो इसके बारे में बताया था कि माइकल एंजिलो, मूर्तिकार माइकल एंजिलो लिखा हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने जो लिखा है उसके बारे में क्या जिक्र किया है कि माइकल एंजिलो मूर्तिकार। ठीक है, हालांकि अब इनके बारे में हम महत्वपूर्ण चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए, ध्यान रखना है कि मूर्तिकला के क्षेत्र में अधिक रुचि रखने वाले मूर्तिपरक वास्तुविद कहा जाता है। ध्यान रखना है कि इनको क्या कहा जाता है, मूर्तिपरक वास्तुविद, मूर्तिपरक वास्तुविद के नाम से जाना जाता है।
और ध्यान रखना है कि इन्होंने सिस्टाइन चैपल की छत पे चित्रों में अपना नाम सिस्टाइन सिस्टाइन चैपल चैपल के छत पर अपना नाम किस रूप में जिक्र किया था? मूर्तिकार माइकल एंजिलो, मूर्तिकार माइकल एंजिलो, ठीक है, मूर्तिकार माइकल एंजिलो के रूप में अपना नाम इन्होंने जिक्र किया है। अब हम इनके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि मूर्तिकार, यह ध्यान रखना है कि यह चित्रकार भी हैं। मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी हमने आपको बताया, यह चित्रकार भी हैं, कवि भी हैं, ठीक है, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार भी इनके अंतर्गत गणना की जाती है। हालांकि इसके बारे में हम आपको जिक्र करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि दूसरी बात कि यह फ्लोरेंस के इनका जो जन्म होता है, यह जन्म हमने आपको कहाँ बताया? फ्लोरेंस के कैप्रिज, कहाँ पे? फ्लोरेंस के कैप्रिज नामक स्थान के, कैप्रिज, फ्लोरेंस के कैप्रिज नामक स्थान में इनका जन्म होता है, ठीक है। यह फ्लोरेंस के पुनरुत्थान काल का यानी स्वर्ण काल का दूसरा महान कलाकार कहा जाता है। यानी पहला महान कलाकार के बारे में हमने आपसे जिक्र किया, किसको? लियोनार्डो दा विंची को। अब दूसरी बात पे अगर हम चर्चा करें तो दूसरी बात पे चर्चा आती है माइकल एंजिलो के बारे में, ठीक है, माइकल एंजिलो के बारे में। और यह दूसरा महान कलाकार था और इसके साथ साथ यह परिवार विरोध के बावजूद भी इन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा अपने गुरु डोमिनिकी घेलांडियो के शरण में लिया था। यानी इनके गुरु का नाम क्या है? डोमिनिकी घेलांडियो, डोमिनिकी घेलांडियो, ठीक है, यह गुरु है, ध्यान रखना है आपको। इसी की डोमिनिकी घेलांडियो की चित्रणशाला में ही रह करके इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और ये सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। अब बात आती है कि यह हमने आपसे चर्चा किया कि मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, स्थापत्यकार इत्यादि भी थे। और इसके बाद इन्होंने 1504 ईस्वी में फ्लोरेंस के संसद भवन में भित्ति चित्रण हेतु लियोनार्डो दा विंची के साथ नियुक्त किया गया था, लेकिन यह कार्य को पूरा नहीं कर सके, ठीक है, यह कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सके। इनके बारे में हम जिक्र आगे चल करके आपको करेंगे। अब हम पहले बात तो इनके बारे में थोड़ी सी एक बार फिर आपको रिपीट कर देते हैं। माइकल एंजिलो की बात आती है, यह तो उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकार का दूसरा महत्वपूर्ण कलाकार। देखिए, इसका जन्म 1475 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर के कैप्रिज नामक स्थान पे होता है। यह कई बार पूछा भी गया है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि यह एक मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, स्थापत्यकार और इत्यादि चीजें यानी बहुमुखी भी प्रतिभा के यह भी धनी थे। और इसके साथ साथ इनका मूल जो बात आएगी तो यह मूर्ति परक वास्तुविद कहा जाता है। वास्तुकार, स्थापत्यकार या वास्तुकार के बारे में हमने यहाँ से आपको जिक्र किया कि यह स्थापत्यकार या वास्तुकार भी है। मूर्ति परक वास्तुकार भी कहा जाता है या वास्तुविद भी कहा जाता है। और इन्होंने सिस्टाइन चैपल की छत पे जो चित्र अंकित किए हैं उन्होंने अपना नाम लिखा है मूर्तिकार माइकल एंजिलो, ठीक है, यानी कि यह मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगली बात आती है कि यह डोमिनिकी घेलांडियो की चित्रणशाला में शिक्षा ग्रहण किए। आप ये जानते हैं डोमिनिकी घेलांडियो यह 15वीं शताब्दी का कलाकार है। तो इन्हीं के चित्रणशाला में माइकल एंजिलो बोनारेट्टी ने अपनी शिक्षा को ग्रहण करता है, ठीक है, यानी कि माइकल एंजिलो डोमिनिकी घेलांडियो के चित्रणशाला में अपनी शिक्षा को उन्होंने आगे बढ़ाया, अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। अब हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे, अगले जिक्र पे हैं। अब इनके बारे में मेन और कौन कौन सी बातें हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं आपके सामने। आप इसको ध्यान से देखते रहिए।
ध्यान रखना है। अब हम माइकल एंजेलो की मूर्ति, सबसे पहले हम मूर्तियां के बारे में चर्चा कर देते हैं, कौन कौन सी मूर्तियां थी माइकल एंजेलो की मूर्तियां। ठीक है, मूर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। माइकल एंजेलो की मूर्तियों की सबसे बड़ी बात आती है तो मूर्ति शिल्प की बात आएगी तो सबसे पहली बात आती है जिसको आप पिएटा के नाम से जानते हैं, पिएटा की मूर्ति। पिएटा की मूर्ति, और ध्यान रखें कि पिएटा की मूर्ति को शोक मग्न मेरी की मूर्ति कहा जाता है। शोक मग्न मेरी, शोक मग्न मेरी की मूर्ति। ठीक है, शोक मग्न मेरी की मूर्ति के नाम से जाना जाता है और यह माइकल एंजेलो ने 22 वर्ष की अवस्था में इसका निर्माण किया था। ठीक है, कितने साल की अवस्था में? 22 वर्ष की अवस्था में। कितने साल की? 22 वर्ष की। और यह ध्यान रखें कि यह जो मूर्ति है यह इसकी माइकल एंजेलो की सबसे पहले मूर्ति मानी जाती है, यानी कि इसकी यह प्रथम मूर्ति है, प्रथम मूर्ति मानी जाती है। ठीक, अब बात आती है कि यह मूर्ति किसके लिए बनाया था। यह माइकल एंजेलो ने इस मूर्ति का निर्माण सेंट पीटर गिरजाघर रोम के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? सेंट पीटर गिरजा घर रोम के लिए बनाया था, रोम के लिए। अब आते थे, इस मूर्ति में करुण भाव की प्रधानता है। किसकी भाव की प्रधानता है? करुण भाव, करुण भाव की प्रधानता, इस मूर्ति में करुण भाव की प्रधानता दिखाई गई है। ठीक है, अब बात आती है कि बेकर, इसी के अगला जो पॉइंट आता है वह है बेकस की मूर्ति। दूसरा जो पॉइंट आता है बेकस की मूर्ति, यानी बेकस की भी मूर्ति इन्होंने निर्माण किया था। यह मूर्ति ध्यान रखें कि बेकस की मूर्ति और यह पिएटा की मूर्ति दोनों को इन्होंने मूर्ति को गढ़ कर यानी तराश कर बनाया है, यानी कि यह दोनों मूर्तियां इन्होंने किस माध्यम में बनाया है? गढ़ कर बनाया है, गढ़ कर यानी तराश कर इसका निर्माण किया था। अभी जानते हैं कि आपको तराशना किससे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको जिक्र किए हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत और मूर्ति कला में इसका जिक्र हमने आपको किया है कि तराशना किससे कहते हैं। यानी कि हमने आपसे बताया कि पिएटा की मूर्ति या शोक मग्न मेरी की मूर्ति या 22 वर्ष की अवस्था में इसका निर्माण किया या इसकी पहली कृति मानी जाती है और यह सेंट पीटर गिरजाघर रोम के लिए बनाया गया था। इस मूर्ति में पिएटा की मूर्ति या शोक मग्न मेरी की मूर्ति में करुण भाव की प्रधानता है, इसको आप देख सकते हैं। और दूसरी मूर्ति आती है बेकस की मूर्ति। बेकस की मूर्ति को इन्होंने गढ़कर यानी तराश कर इसका भी निर्माण किया था। अगली पॉइंट पे चर्चा करेंगे हम। आपका अगला जो पॉइंट है वह डेविड की मूर्ति है, डेविड की मूर्ति। ठीक है, डेविड की मूर्ति है और यह भी मूर्ति को इन्होंने श्वेत चट्टान को तराश कर बनाया है, श्वेत चट्टान को तराश कर इसका निर्माण किया है। किसको? डेविड की मूर्ति, बेकस की मूर्ति, डेविड की मूर्ति और पिएटा की मूर्ति या शोक मग्न मेरी की मूर्ति। ठीक है, अब अगली पॉइंट पे बात आती है, जो चौथा पॉइंट है आपका, जो चौथा पॉइंट पे वर्जिन मेरी, ध्यान रखना है, वर्जिन मेरी की मूर्ति। वर्जिन मेरी के साथ साथ 12 संतों की प्रतिमाएं का निर्माण किया, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है 12 संतों की प्रतिमाओं, यह भी इनकी मूर्ति है। मरते हुए दास की मूर्ति है, मरते हुए दास की मूर्ति है। ठीक है, मरते हुए दास के साथ मूसा की मूर्ति है, मूसा की मूर्ति
यह पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए बनाया था। ध्यान रखना है, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए इसका निर्माण किया था, मूसा की मूर्ति। ठीक है, सबसे ज्यादा मूर्तियों में ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मूर्तियों में यह मूसा की मूर्ति, सॉरी, आपको सबसे ज्यादा मूर्तियों में पिएटा की मूर्ति, जो हमने आपको पहले बार बताया, पिएटा की मूर्ति सबसे ज्यादा क्या रह जाती है, सबसे ज्यादा फेमस है। अब बात आती है कि इसने माइकल एंजेलो की कुछ मूर्तियां अपूर्ण भी हैं जो कि पूरा नहीं कर पाए, जिनमें से आपको मैथ्यू अपूर्ण मूर्ति, अपूर्ण मूर्ति के अंतर्गत सबसे बड़ी बात आती है तो मैथ्यू की आती है। मैथ्यू श्रृंखलाबद्ध बंदी, श्रृंखला बंद बंदी, श्रृंखलाबद्ध बंदी, ये दोनों महत्वपूर्ण मूर्तियां आती हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि सबसे जो बार बार पूछा जाता है, माइकल एंजेलो के जीवन काल में ही उनकी 2 जीवनियां प्रकाशित हुई, यानी कि 2 बायोग्राफीज उनके जीवन में प्रकाशित हुई। पहली जीवनी वसारी द्वारा लिखी जाती है और दूसरी जीवनी कलाकारों के द्वारा लिखी जाती है। यानी कि माइकल एंजेलो एक ऐसे कलाकार हैं जिनके जीवन काल में ही उनकी जीवनियां प्रकाशित होती हैं। और आप ये जानते हैं कि वसारी एक कला इतिहासकार भी हैं, इनके द्वारा माइकल एंजेलो के जीवन काल का जीवनी प्रकाशित की जाती है। ठीक है, ये काफी पॉइंट महत्वपूर्ण के अंतर्गत इसकी भी गणना की जाती है। और एक बात और कि इनकी जो शिष्या थी, हालांकि इनके कई शिष्य रहे, लेकिन जब बात आती है तो शिष्य की बात आती है तो अस्कानियो कोल्डविकी का नाम आता है। ठीक है, आप इसको जानते रहें, और चाहे तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात ना, आप उसको ध्यान से सुनें। ठीक है, ध्यान से सुनने के साथ साथ हम माइकल एंजेलो के बारे में हम थोड़ी सी बात पे चर्चा करेंगे। यह तो रहा माइकल एंजेलो के जीवन के ऊपर एक फिल्म का भी निर्माण किया गया था, जिसको एगनी एंड एक्सटेसी के नाम से जाना जाता है। फिल्म की बात आएगी, फिल्म के बारे में अगर बात करें तो एगनी एंड एक्सटेंसी, एगनी एंड एक्सटेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके कृतियों के बारे में। इनके चित्रों के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि यह चित्र बहुत माइकल एंजेलो के बहुत ज्यादा चित्र हैं, आप इसको देखेंगे तो हम मेन चर्चा के बारे में कर देते हैं, लेकिन तब पर भी आपका यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा कर ही देते हैं। अब बात आती है माइकल एंजेलो की चित्रों के बारे में। ठीक है, माइकल एंजेलो के चित्रों के बारे में हम चर्चा करने आपसे चल रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र हैं उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, आप इसको ध्यान से देखें। सबसे बड़ी बात आती है सबसे पहले पे तो पवित्र परिवार, जिसको आप होली फैमिली के नाम से जानते हैं, होली फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह कई बार पूछा गया है कि द पवित्र परिवार या द होली फैमिली। ठीक है, दूसरी बात आती है स्नानार्थी, जिसको आप यह डॉटर है और यह रेखा चित्र है। ध्यान रखना है कि यह क्या है, रेखा चित्र है। दूसरी बात आती है कि यह पीसा के दृश्य का अंकित करने हेतु इसमें बनाया गया था, यानी यह पीसा
के युद्ध का दृश्य अंकित किया गया है इसमें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उसको आप जो तीसरा पॉइंट जो चित्र में आता है वह सृष्टि का सृजन, जिसको आप सृष्टि का सृजन, जिसको आप सृष्टि का सृजन कहते हैं, या क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इसी को क्रिएशन क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इसी को दुनिया का निर्माण, दुनिया का निर्माण के नाम से जाना जाता है। इसी को किसको, आदम हव्वा के नाम से जाना जाता है। आदम हव्वा, आदम हव्वा, आदम हव्वा के नाम से जाना जाता है। और यह ध्यान रखना है कि यह 1508 से लेकर के 1512 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण किया गया। कब किया गया था? 1508 ईस्वी से लेकर के 1512 ईस्वी के मध्य। यानी कि यह पेंटिंग काफी महत्वपूर्ण है। माइकल एंजेलो का यह जो पेंटिंग है, सृष्टि का सृजन या क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया का निर्माण या आदम हव्वा, यह सिस्टाइन चैपेल का चित्र है। यह चित्र पोप जूलियस द्वितीय के आदेश के अनुसार बनाया गया है। ध्यान रखना है, इस चित्र का निर्माण यह सिस्टाइन चैपेल में अंकित है। कहां? सिस्टाइन चैपल में अंकित है। इस चित्र का निर्माण सिस्टाइन चैपल में किया गया है। दूसरी बात आती है कि इस चित्र का निर्माण पोप जूलियस द्वितीय के आदेश के अनुसार, यानी इस चित्र का निर्माण आपको पोप जूलियस द्वितीय के आदेश पे बनाया गया, आदेश पर बनाया गया था। ठीक है। और यह सिस्टाइन चैपल के छत का गिरजाघर में बनाया गया है। यानी यह क्या है? भित्ति चित्रण है। यानी क्या है? भित्ति चित्रण है। यह भित्ति चित्रण है। और भित्ति चित्रण यह वेटिकन शहर के वेटिकन शहर के पास में सिस्टाइन चैपल की छत पे बनाया गया है, यानी गिरजाघर में बनाया गया है। और यह आपका भित्ति चित्रण है। और यह पेंटिंग बार बार पूछा जाता है टीजीटी में। ठीक है। यहाँ पे माइकल एंजेलो ने ईसा के 40 पीढ़ियों, ईसा मसीह के 40 पीढ़ियों के पूर्वजों का चित्र अंकित किया है। आप यह ध्यान से समझ सकते हैं कि ईसा के 40 पीढ़ियों का इस चित्र में क्या दर्शाया है इन्होंने? ईसा मसीह के 40 पीढ़ियों यानी पूर्वजों के पीढ़ियों का अंकित किया है। पूर्वजों के पीढ़ियों का चित्र अंकित किया है। किसमें? इस चित्र में। ठीक है। दूसरी बात आती है कि इस चित्र में 343 आकृतियों का निर्माण कराया है। और यह चित्र 10,000 वर्ग फुट में भी चित्रांकन किया गया है। और इसके साथ साथ यह चित्र माइकल एंजेलो ने 31 अक्टूबर 1512 ईस्वी में पूरा किया था। इस चित्र को बनाने में आपको 4 साल लगे हैं। बात आती है कितने साल? 4 साल। ध्यान से आप समझिएगा। हम आपको लिख देते हैं, इसके बारे में हम आपको बता भी देते हैं कि यह क्या क्या बातें हैं, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो, आप इसको अच्छे तरीके से समझ भी सकें। ठीक है। ध्यान से आपको समझना है कि इस चित्र सृष्टि का सृजन की बात हम कर रहे हैं। सृष्टि के सृजन की चित्र की हम बात कर रहे हैं आपसे। यह चित्र काफी महत्वपूर्ण पॉइंट के अंतर्गत हमने आपसे बताया कि यह जो चित्र है आपका वेटिकन शहर के सिस्टाइन चैपल की छत पे, वेटिकन शहर के सिस्टाइन चैपल के गिरजाघर यानी छत पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। दूसरी बात कि इस चित्र का यह चित्र मुख्यतः भित्ति चित्रण है, यानी क्या है? भित्ति चित्र है। तीसरी बात कि माइकल एंजेलो ने इस चित्र में ईसा मसीह के 40 पीढ़ियों, 40 ईसा मसीह के 40 पीढ़ियों
के पूर्वजों का चित्रण किया है, पूर्वजों का चित्रण किया है। ठीक है, इस चित्र में 343 आकृतियां हैं, 343 आकृतियां हैं। किसमें? इस चित्र में आकृतियां हैं। अगली बात आती है कि इस चित्र का निर्माण 10,000 वर्ग फुट में किया गया है, वर्ग फुट में किया गया है। दूसरी बात कि इस चित्र को माइकल एंजिलो ने 31 अक्टूबर 1512 ईस्वी में पूरा किया था। 1512 ईस्वी में पूरा करता है। इस चित्र को पूरा करने में 4 साल लगे हैं। कितने 4 साल? 4 साल। ठीक है, 4 साल में इस चित्र का निर्माण किया गया। अब बात आती है कि अंतिम न्याय। ये तो रहा, हमने आपको सृष्टि का सृजन यानी क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में चर्चा किया, जिसको दुनिया का निर्माण के नाम से जाना जाता है। इसी को आदम हव्वा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हमने आपको मेन डिटेल कर दिया। अब हम आपको अगले पॉइंट पे बात करेंगे, अंतिम न्याय। ठीक है, अंतिम न्याय के बारे में हम आपको बताएंगे कि अंतिम न्याय में माइकल एंजिलो ने कौन सा चित्र का निर्माण किया है और क्यों किया है और वह कहाँ पे स्थित किया है। ठीक है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने चले। आप ध्यान से देखते रहिए, आपको सारे के सारे वीडियो समझ में आएंगे। आप जल्दबाजी न करें, एक एक चीज की ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पूरा के पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला चित्र की बात करेंगे, लास्ट जजमेंट, माइकल एंजेलो का अंतिम न्याय। अंतिम न्याय, अंतिम न्याय के बारे में जानेंगे, जिसी को लास्ट जजमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह चित्र 1536 से 1541 ईस्वी के मध्य बनाया गया। 1536 से 1541 ईस्वी के मध्य। ठीक है, इस चित्र का निर्माण आपको 1536 ईस्वी से 1541 ईस्वी में किया गया था। इस चित्र को पूरा करने में 6 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 6 वर्ष। दूसरी बात आती है कि 25 वर्ष बाद, ध्यान रखना है आपको, 25 वर्ष बाद जहां पे माइकल एंजिलो बोनारेट्टी ने क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड यानी सृष्टि का सृजन का चित्र बनाया था, यानी कि जो अभी हमने आपको बताया, जहां पे सिस्टाइन चैपल के गिरजाघर में जो उन्होंने क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड बनाया था, जिसको दुनिया का निर्माण के नाम से जाना जाता है, उसी जगह पे 25 वर्ष बाद दोबारा इसको किसने बोला, कौन बुलाता है? पोप पॉल तृतीय, यानी किसके द्वारा आया है? अब 25 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद कहां पे आया? वहीं पे सिस्टाइन चैपल में, वेटिकन शहर के सिस्टाइन चैपल की छत पे चित्रित करने के लिए यहाँ पे आता है। किसके आदेश के अनुसार? किसके आदेश? पोप पॉल तृतीय के द्वारा, पोप पॉल तृतीय। ठीक है, पोप पॉल तृतीय के आदेश पे, आदेश के अनुसार आता है। और यहाँ पे यह चित्र इतना भावात्मक बनाया, जिसके आगे चल करके जब इस चित्र को इसने देखा कि लास्ट जजमेंट यानी अंतिम न्याय का निर्माण किया, तो इसने पोप पॉल तृतीय ने इस चित्र के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। घुटने इस चित्र को देखने के बाद क्यों बना? देखिए, ध्यान रखना है कि वह जो चित्र उन्होंने बनाया 4 साल में, सृष्टि का सृजन या दुनिया का निर्माण, उनमें ईसा के जीवन 40 पीढ़ियों का वृतांत का